ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए जो क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 24 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल के फोन में गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globaliti.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा और इसमें जो है जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स से सारे ऑप्शन आपके मोबाइल में नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे। कैसे आएगा उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे फिर आपको आईटीआई कोर्स वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे चूज करेंगे वहां पे 4-5 ऑप्शन आपके सामने होंगे जिसमें फिटर थ्योरी लिखा होगा। आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन होगी और आपको नीचे को स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, इस वाले पे यहाँ पे देखिए 4-5 अपलोड है। यहाँ पे किसी पर भी ऐसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो ये आसान तरीका रहा आपका पीडीएफ को डाउनलोड करने का। बाकी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेल्ट फास्टनर क्या है, सॉरी बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है। यह बेल्ट फास्टनर दे रखा है, पूछ रखा है इसका क्या नाम है। मुझे लग रहा है यह कई बार पीछे क्वेश्चंस में आ चुका है। अब तक तो आपको सारे बेल्ट फास्टनर के नाम रट जाने चाहिए कि कौन सा कहां पर यूज होता है और वह कैसा दिखता है। मैंने दोनों चीजें आपको बता रखी है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 बेल्ट है, दोनों बेल्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पे तार टाइप का दिख रहा है कि एक तार से दूसरे तार को जैसे सिलाई टाइप का किया गया हो, तो तार के द्वारा इन तारों को बेल्ट इसको जोड़ा गया बेल्ट को। तो ये जो बेल्ट फास्टनर हुआ है तार टाइप का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। यह जो हमारा यूज किया जाता है लाइट ड्यूटी मशीनों में, हल्के कार्यों में ना, हल्के कार्यों में या कहिए लाइट ड्यूटी मशीन में यूज होता है। कौन सा हो रहा है, वायर टाइप वाला। उसके बाद आते हैं लेगेले टाइप बेल्ट फास्टनर। तो यह जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, यह फिगर दिख रहा है, यह हमारा लेगेले टाइप बेल्ट फास्टनर है। इसका जो यूज होता है हमारा कहाँ होता है, यह हैवी ड्यूटी मशीन में। जब भी भारी कार्यों की बात करें, हैवी ड्यूटी मशीन की बात करें, तो वहां पर हम लोग लेगेले टाइप वाला यूज करते हैं ना, हैवी ड्यूटी मशीन में। ठीक है, उसके बाद जो सी और डी है, क्रिसेंट प्लेट और जैक्सन टाइप, यह दोनों जो यूज होते हैं हमारे किसके लिए यूज होते हैं, यह दोनों जो यूज होते हैं हमारे, यह दोनों फास्टनर यूज होते हैं मीडियम ड्यूटी के लिए। किसके लिए, मीडियम ड्यूटी मशीन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे सामने, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर है, जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर है। यह जो क्रिसेंट प्लेट वाला यह कौन सा है, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह क्रिसेंट प्लेट का है और यह वाला फिगर जो है जैक्सन वाला है। दोनों लगभग सेम ही टाइप के हैं। देखिए जैक्सन वाले में ऐसा दिख रहा है जैसे दोनों बेल्ट को जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो चेन टाइप का होता है ना, चेन टाइप का यूज कर रखा है, इससे इसको जोड़ने के लिए, इससे इसको जोड़ने के लिए, इससे इसको जोड़ने के लिए। लेकिन क्रिसेंट प्लेट में क्या है, प्लेट हो गया, मतलब यह दोनों जोड़े में ले लिया गया है। देखिए चेन टाइप के जोड़े में हो गया और बीच में पूरी प्लेट टाइप की लगी हुई है जिससे इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो पूरा प्लेट टाइप की चौड़ी चौड़ी हो जाती है, इसलिए इसको क्रिसेंट बेल्ट प्लेट बेल्ट फास्टनर बोलते हैं। कहीं कहीं पे क्रिसेंट बेल्ट फास्टनर भी बोल देता है, तब भी यही चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला रैपिंग कोड 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा। रैपिंग एंगल की बात कर रहा है। रैपिंग एंगल क्या होता है, पहले हमें रैपिंग एंगल समझना होगा, तब चीजें समझ में आएगी। जब हमारा पुली पे बेल्ट चढ़ाया जाता है तो जितना हिस्सा बेल्ट का पुली के संपर्क में रहता है, उधर वाला जो हिस्सा होगा, तो जो जितना मैक्सिमम हिस्सा होगा उनके बीच में जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या होता है, रैपिंग एंगल होता है। ध्यान से समझिएगा, पुली पर बेल्ट का जितना हिस्सा संपर्क में रहता है, तो जिधर संपर्क वाला हिस्सा है उस साइड जो एंगल बनता है दोनों संपर्क वाले हिस्से के बीच, वही हमारा रैपिंग कोड होता है। जैसे इसमें ध्यान से समझिएगा, इस फिगर में ये हमारा पुली हो गया। पुली पे देख रहे हैं ये बेल्ट चढ़ा हुआ है, बेल्ट का इधर कितना मैक्सिमम हिस्सा है, यहाँ तक टच किया हुआ, फिर बाहर निकल गया। नीचे इसका हिस्सा यहाँ तक टच किया हुआ, फिर बाहर निकल गया। तो हमारा पुली पर किधर, तो भाई जो बेल्ट है पुली पर इधर चढ़ा हुआ ना, इधर वाला हिस्सा तो खाली है, तो यहां से क्या करेंगे, पुली का यह सेंटर है, पुली का क्या है, सेंटर है। तो देखिए पुली पर बेल्ट संपर्क में यहाँ कहाँ है मैक्सिमम, यहाँ तक इधर संपर्क में, यहाँ तक संपर्क में है। अब इस लाइन को हम लोग सेंटर लाइन पे मिला देंगे, यहाँ से यहाँ। अब बात आएगी कि किधर वाला एंगल रैपिंग एंगल कहलाएगा, इस साइड वाला एंगल रैपिंग एंगल कहलाएगा या फिर इस साइड वाला कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या आपको बताया कि जिधर बेल्ट हमारा पुली के संपर्क में होगा उधर वाला एंगल रैपिंग एंगल होता है। तो भाई कौन था, इधर क्या बेल्ट पुली के संपर्क में है, नहीं इधर नहीं है। बेल्ट पुली के संपर्क में किधर है, इधर है। ये हमारा बेल्ट जो पुली के संपर्क में है ना, तो इधर वाला जो एंगल होगा यही हमारा क्या होगा, यही वाला एंगल हमारा रैपिंग एंगल होगा।
रैपिंग एंगल। आया समझ में? आसान है। तो वैसे ही यहाँ पे दे रखा है, बात क्या कर रहा है, रैपिंग कोड समझ में आ गया हो क्या होगा, एक क्लियर हो गया रैपिंग कोड क्या है। अब कि रैपिंग कोड 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा, देखिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी पुली के द्वारा टार्क ज्यादा कब वह ट्रांसमिट करेगी, वह पावर ज्यादा ट्रांसमिट कब करेगी, या टार्क कब ज्यादा ट्रांसमिट करेगी। तो हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि जो हमारा दो पुलियां होती हैं, इन पर जो पावर ट्रांसमिट होता है, इस पुली से उस पुली पर जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, तो इस पर यह जो बेल्ट चढ़ी हुई है इस बेल्ट की वजह से हो रहा है। अगर हम इस बेल्ट को हटा दें तो क्या यह पुली इस पुली पे पावर ट्रांसमिट कर पाएगी? नहीं, यह अपना घूमती रहेगी, उस पर पावर ही नहीं जाएगा। पावर कब जाएगा? जब इस पर बेल्ट चढ़ा देंगे। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो बेल्ट है हमारा, यह इस पुली से इस पुली पर पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो किस वजह से कर रहा है, तो हमें मालूम है कि जब बेल्ट को हम लोग पुली पे चढ़ाते हैं तो पुली की सरफेस और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, पुली की सरफेस और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, जिस वजह से यह पावर को इस पुली से इस पुली पर ट्रांसमिट कर पाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो बेल्ट है हमारा, बेल्ट का जो पुली के साथ फ्रिक्शन है वही उसी फ्रिक्शन की वजह से पावर ट्रांसमिट हो रही है। इसका मतलब जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही ज्यादा पावर ट्रांसमिट होगी। अगर बेल्ट और पुली के बीच में जितना अधिक हम फ्रिक्शन उत्पन्न कर पाए, जितना अधिक फ्रिक्शन होगा उतना ही ज्यादा पावर ट्रांसमिट होगी। आई बात समझ में? और फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा? जब संपर्क एरिया ज्यादा हो। भाई कोई हमारी छोटी सी वस्तु ले लीजिए, जमीन पे घिसी हो जल्दी स्लिप करेगी, बड़ी वस्तु रख दीजिए तो संपर्क एरिया बढ़ गया, वो जल्दी स्लिप नहीं करेगा ढकेलने पे। क्यों? क्योंकि उसका संपर्क एरिया बढ़ गया, जितना ज्यादा संपर्क एरिया उतना ज्यादा फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम भी यहाँ कोशिश करते हैं कि जो हमारा बेल्ट है पुली पर अधिक से अधिक इसका हिस्सा कांटेक्ट करे, संपर्क करे, क्योंकि अगर कांटेक्ट एरिया ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा तो हम लोग टार्क या पावर ज्यादा ट्रांसमिट कर पाएंगे। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा हमारा संपर्क एरिया उतना ज्यादा फ्रिक्शन, और जितना ज्यादा संपर्क एरिया होगा उतना ज्यादा एंगल भी बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ देख रहे थे ना, यहाँ संपर्क एरिया इतना था तो एंगल इस तरह से 180 डिग्री। भाई यहाँ पे अगर सीधी लाइन है तो यह 180 डिग्री वाली लाइन है ना, और यह जो एंगल बन गया 180 डिग्री से कम बन गया। लेकिन इसमें देखा जाए, यहाँ पर देखिए यह जो पुली का हमारा क्या हो गया, ठीक है इधर वाला मैं बनाता हूं, बड़ा है, देखिए यह पुली का सेंटर लाइन हो गया, यह पुली का हमारा सेंटर लाइन हो गया, पुली का सेंटर लाइन हो गया। और जो हमारा पुली पे बेल्ट चढ़ा हुआ है एकदम यहां तक देखिए संपर्क कर रहा है इधर, और यहाँ पे यहां तक कर रहा है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था जहां अधिकतम संपर्क करेगा वहां पॉइंट लगाइए, यहां तक संपर्क किया है तो इसके सेंटर लाइन से मिला दीजिए इधर, और वैसे ही फिर इधर से इधर। रैपिंग एंगल किधर होगा, तो जिधर हमारा पुली का हिस्सा, देखिए भाई पुली पर बेल्ट का हिस्सा इधर संपर्क में है तो इधर वाला हिस्सा रैपिंग एंगल होगा। इस पर रैपिंग एंगल देखिए कितना है, यह सीधी लाइन है, सीधी लाइन होती तो 180 डिग्री, लेकिन ये सीधी लाइन से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया। भाई हमारा कैसे एंगल है, यह सीधी लाइन थी, अगर इतना रह गया तो 180 डिग्री, लेकिन इस पे जो हमारा एंगल बन रहा है सीधी लाइन से आगे निकल गया है, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है। और इसमें क्या था, इसमें 180 डिग्री से पहले ही संपर्क कर गया था, तो इसमें 180 डिग्री से कम एंगल बन रहा था। तो रैपिंग कोण कम कब था, जब कॉन्टेक्ट एरिया कम था, और जब रैपिंग कोण अधिक कब हुआ, जब बेल्ट का कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया। मतलब कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, मतलब तब रैपिंग कोण भी बढ़ेगा। ठीक है, रैपिंग कोण बढ़ा हुआ है, कहिए रैपिंग कोण ज्यादा है, या कहीं कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है, या कहीं फ्रिक्शन ज्यादा है, तीनों एक ही बात होगी ना। कि भाई अगर हमारा रैपिंग कोण बढ़ रहा है तो एक तरह से कह लीजिए संपर्क एरिया भी बढ़ रहा है और फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वाले में क्या है, जो रैपिंग कोण है 180 डिग्री से ज्यादा है, मतलब कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा या ज्यादा टार्क संचालित करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुली कैन ट्रांसमिट हाई टार्क। हाई टार्क क्यों ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 180 डिग्री से ज्यादा रैपिंग कोण बन जा रहा है, मतलब जो हमारा बेल्ट है वो पुली पे ज्यादा संपर्क कर पा रहा है। जबकि जो दूसरा मैंने फिगर लिया था इसमें हम लोग देख रहे हैं स्मॉल रैपिंग कोण बन रहा है, जो हमारा रैपिंग एंगल है स्मॉल बन रहा है, छोटा बन रहा है, देख रहे हैं 180 डिग्री से कम बन रहा है, तो यह कम पावर ट्रांसमिट करेगा। यह कब होगा, जब पुली, देखिए बेल्ट हमारा जा रहा है ना, जब बेल्ट हमारा आ रहा है, पुली हमारी क्या हो जाए, बड़ी साइज की हो जाए। भाई पुली एक साइड हम ज्यादा बड़ी साइज की लगा देंगे तो बेल्ट ओपन टाइप का हो जाएगा। अगर एक पुली छोटी रहती तो क्या होता, ये यहाँ से यहाँ आ जाता और यहाँ से यहाँ आ जाता, और इसका क्या होता, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ता तो रैपिंग कोण बढ़ता तो पावर भी ज्यादा ट्रांसमिट होती। तो इसके लिए हम लोग ऐसा नहीं है कि एक साइड छोटी पुली और एक साइड बहुत ज्यादा बड़ी पुली लगा दे, इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि दोनों जो पुलियां हैं उनके बीच में, उनके व्यास के बीच में एक निश्चित अनुपात हो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा छोटी और बड़ी पुली लगा देंगे तो यही दिक्कत आएगा कि रैपिंग कोण कम हो जाएगा, मतलब कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा, तो स्लिप ज्यादा करेगा, फ्रिक्शन कम काम करेगा, तो पावर ज्यादा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तो अगर रैपिंग एंगल 180 डिग्री से कम है तो कम टॉर्क ट्रांसमिट कर पाएगा, लो टार्क। यहाँ पे है ना, पुली लो टार्क संचालित कर सकती है, कब, जब हमारा रैपिंग कोण 180 डिग्री से कम बन जाए, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। अगर रैपिंग कोण 180 डिग्री ज्यादा होगा तो पुली हाई टार्क ट्रांसमिट करेगी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं। देखिए हेलिकल गियर में आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूं कि स्पर गियर होता है, हेलिकल गियर होता है, दोनों हमारे पैरेलल शाफ्ट पे, समांतर शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमारा स्पर गियर होता है उस पर सीधे दांते एक्सिस के सीध में या कह लीजिए समांतर दांते कटे होते हैं, जबकि हेलिकल गियर में जो दांते होते हैं एक्सिस से एक एंगल पे तिरछे काट दिया जाता है, जिससे इसको 2 या 3 दांते फंस करके आपस में चलते हैं और आवाज बहुत कम आती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछता है कौन से गियर में, तो हेलिकल गियर होता है जिसमें आवाज कम आती है। तो और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका ज्यादातर यूज हम लोग ऑटोमोबाइल वाहन मतलब कार वगैरह में या कह लीजिए बाइक वगैरह में करते हैं ना, ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज किया जाता है हेलिकल गियर का। और बाकी देखिए जो खराद मशीन में है या ड्रिल मशीन में है, इन दोनों में हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे, रैक एंड पिनियन। मैंने आपको बताया था रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में क्या था भाई, जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में हम लोग जो उसका फीड हैंडल होता है उसको हम लोग गोल गोल घुमाते हैं। फीड हैंडल को कैसे घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, और उसका ड्रिल बीड जो है अनुदैर्ध्य गति के लिए रेखी गति करता है, लीनियर मोशन, सीधे ऊपर नीचे आता जाता, मतलब रेखी गति कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। और हम लोग जबकि हम लोग हैंडल को कैसे घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। हम हैंडल को रोटरी मोशन दे रहे हैं, घूर्णन गति दे रहे हैं, जबकि जो हमारा उसका ड्रिल बीट है वो रेखी गति कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। मतलब रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदल दिया गया है। इसका मतलब जरूर ड्रिल मशीन में क्या यूज किया गया होगा, रैक एंड पिनियन यूज किया गया होगा। वैसे ही हमारा लेस मशीन में भी होता है। लेस मशीन में क्या होता है, जो हमारा कैरियज होता है, कैरियज के आगे एप्रन होता है, एप्रन पे हैंडल लगा होता है, हम लोग हैंडल को गोल गोल घुमाते हैं, रोटरी मोशन देते हैं, और कैरियज हमारा बेड पर आगे पीछे की गति करता है, मतलब लीनियर मोशन करता है। हम रोटरी मोशन दे रहे हैं और कैरियज बेड पर लीनियर मोशन कर रहा है। इसका मतलब वहां पर भी क्या यूज किया गया है, रैक एंड पिनियन यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहां किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग को हम लोग हुक कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, हुक कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। यह यहाँ पे देखिए फिगर दिखाया गया, इसमें 2 फॉर्क टाइप का होता है, और इन दोनों फॉर्क को जोड़ने के लिए बीच में एक सेंटर ब्लॉक यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, सेंटर ब्लॉक यूज किया जाता है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, कुछ इस टाइप से होता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होती है, हमारी 4 भुजाएं होती है, सेंटर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो दोनों फोर्क टाइप का होता है, दोनों में देखिए एक फोर्क में ऊपर नीचे इधर छेद है, इसमें दाएं बाएं छेद है, दोनों को ऐसे क्रॉस में लगा लेते हैं। और चूंकि यह हमारा सेंटर ब्लॉक में 4 है, तो ऊपर नीचे और दाएं बाएं दोनों होल में इस तरह से फंस जाएगा और दोनों को आपस में जोड़ देगा। तो ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल या फिर हुक कपलिंग होता है। इसका यूज मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल व्हीकल में इसका भी यूज किया जाता है। मैंने बताया था जहां पे रियर व्हील ड्राइव होते हैं, जहां पे पिछले पहिए चलते हैं, जैसे कि ट्रक वगैरह के नीचे। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि किसी ट्रक के नीचे अगर आप झांक करके देखेंगे तो आपको दिखेगा बड़ा सा मुंडा टाइप होता है। जब ट्रक घूमते चालू होती है तो वो शाफ्ट तेजी से घूमती है, तो ये हमारा प्रोपेलर शाफ्ट होता है। और प्रोपेलर शाफ्ट पर ही हमारा क्या होता है, यह एक यूनिवर्सल कपलिंग लगी होती है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ हो गया, हमारा वाहन में प्रोपेलर शाफ्ट पर यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल वाले में। टेक्सटाइल्स मिल कहाँ यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था क्लैम्प कपलिंग में। कहाँ, क्लैम्प कपलिंग में। जो क्लैम्प कपलिंग होती है हमारी कहाँ यूज होती है, टेक्सटाइल में, कपड़े की मिल में यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित गियर के तत्वों का नाम बताएं। यह गियर है हमारा, और इसमें एक्स के रूप में मतलब ऊपर वाला, इस वाले सर्कल के बारे में पूछ रहा है ना, इस वाले सर्कल के बारे में, इसका नाम बताएं। देखिए सबसे नीचे वाला जो सर्कल है हमारा, यह जो सर्कल है सबसे नीचे वाला हमारा, यह सर्कल क्या है, तो इस सर्कल को हम लोग कहते हैं रूट सर्कल। क्या कहते हैं, रूट सर्कल या फिर डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल। हालांकि ये सब चीजें भी मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं। फिर बताया था मैंने कि जो सबसे ऊपर वाला सर्कल होता है हमारा, सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अडेंडम सर्कल। क्या बोलते हैं, अडेंडम सर्कल, ठीक है। रूट सर्कल हो गया, अडेंडम सर्कल हो गया। उसके बाद फिर हमारा यह जो दोनों के बीच में, देखिए रूट सर्कल है, डिडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल, इनके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। यह क्या है, काल्पनिक रेखा होती है। कई बार पूछता है जो काल्पनिक ब्रिज या काल्पनिक रेखा या हमारा है, यह क्या कहलाता है, तो यह हमारा क्या होता है, पिच सर्कल होता है। काल्पनिक होता है ना, पिच सर्कल। अब यहां पे देखेंगे तो रूट सर्कल के जस्ट ऊपर एक और लाइन जा रही है, यह वाली रेखा। तो यह कहां से आती है, तो देखिए जब इसमें दूसरा गियर का दाता, 2 गियर के दाते आपस में फंस करके चलते हैं, तो दूसरा गियर के जब दाता फंस के चलेगा ना, तो वो गियर का दाता यहां तक आता है और यहीं से इतना ही फंस करके
वापस चला जाता है, मतलब बिल्कुल नीचे तक नहीं आता। गियर का दाता क्या होगा, बिल्कुल नीचे तक नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पे आके टकरा गया तो उसमें गड्ढा कर देगा ना, रूट में इसके गड्ढा बनाने लगेगा, तो बिल्कुल नीचे नहीं आता, थोड़ा सा गैप रहता है, या जो गैप रहता है इसको हम लोग क्लियरेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह आया तो क्या हो गया, यहाँ तक आया और यहीं से वापस चला जाता है, तो ये जो गैप बन गया ना, जहां पर इसका दाता मिल रहा है, सब दाते क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ करके चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक सर्कल खींच दिया जाता है, और जहां तक दाता आता है इस वाले सर्कल को जो बनता है हमारा, इस सर्कल को हम लोग बेस सर्कल बोल देते हैं, या कहीं पे क्लियरेंस सर्कल भी बोलता है, क्लियरेंस सर्कल भी बोलते हैं, बेस सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे इस वाले पूछ रखा, तो ऊपर वाला कौन सा सर्कल है, अडेंडम सर्कल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, डिडेंडम सर्कल कौन सा था, सबसे नीचे वाला रूट सर्कल है डिडेंडम सर्कल। फेस विड्थ क्या है, तो देखिए यह जो हमारा दाता है ना, दाता के देखिए यहाँ पे पिच सर्कल से जो है यहाँ पे हाफ में यहाँ लाइन बांट दी गई, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है फेस होता है, यह ऊपर वाला जो हिस्सा क्या है, फेस है, और जो नीचे वाला है फ्लैंक है, नीचे वाला क्या होता है, आधा फ्लैंक होता है। जो फेस वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जो होती है ना, इसकी यह जो चौड़ाई है, ये हमारा क्या कहलाता है, फेस विड्थ से कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि सबसे कम दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है। सबसे कम दूरी, यह क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन में पूछा था तब सबसे अधिक दूरी के लिए, जब मैंने बताया था आपको सबसे अधिक दूरी, तो मैंने उसी टाइम पे बता दिया था कि सबसे अधिक दूरी के लिए कौन सा, उससे कम के लिए कौन सा, उससे कम के लिए और सबसे कम के लिए कौन सा है, चारों मैंने आपको बताया था नंबरिंग करके। जिन्होंने ठीक से वीडियो देखा रहा होगा उन्हें अब तक पता चल गया होगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे अधिक दूरी की बात करें तो ये जो रोप ड्राइव है, ये दिख रहा है ना, रोप ड्राइव यहाँ से इस पे, इस पे से इस पे, इस पे से इस पे, मतलब लंबी दूरी के लिए है। तो अधिक दूरी की बात किया जाए तो उसके लिए क्या होता है, रोप ड्राइव होता है, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत स्लिपेज होती है, तो उतना ज्यादा शक्ति का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सबसे अधिक दूरी के लिए है, सबसे अधिक दूरी, ठीक है, पहले नंबर पे है सबसे अधिक दूरी के लिए। फिर बेल्ट ड्राइव, इससे कम दूरी के लिए क्या होता है, बेल्ट ड्राइव है, जैसे यह दिखाया गया। यह जो होता है रोप ड्राइव के बाद दूसरे नंबर पे बेल्ट ड्राइव है, इससे कम दूरी पर बेल्ट ड्राइव यूज कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, बेल्ट ड्राइव में हमारे देखिए ओपन बेल्ट ड्राइव दिखाया गया है, ओपन होता है, क्रॉस होता है। जब दोनों व्हील को एक ही दिशा में घुमाना हो तो हम लोग क्या, दोनों पुली को एक ही दिशा में घुमाना है तो ओपन ड्राइव, दोनों पुली की एक दूसरे की विपरीत दिशा में घुमाना है तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। और भी हमारा स्टेप बेल्ट ड्राइव भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर हमारा क्या देखिए, चेन ड्राइव, तो यह जो है हमारा चेन ड्राइव है, जहां पर क्वेश्चन एक बार आया हुआ था इसे कि बिना स्लीपेज, क्रीप एंड विदाउट क्रीप एंड स्लीपेज, मतलब बिना क्रीप और स्लीपेज, मतलब या धीरे धीरे भी ना चले और स्लिप भी ना करे, मतलब रेंगना धीरे धीरे भी ना चले और बिना स्लिप किए, कौन सा ऐसा हमारा मैकेनिज्म था जो पावर को ट्रांसमिट कर रहा था, तो हमारा चेन ड्राइव ही था। यहाँ पे देख रहे हैं दो पुलियां हो गई और इनके बीच में देखिए, इनके बीच में भी गैप होना जरूरी है, तभी चेन को चढ़ाया जा सकेगा और पावर को ट्रांसमिट किया जा सकेगा। अगर दोनों बिल्कुल चिपक जाए तब इस पे चेन कहां चढ़ाएंगे, कहां पावर ट्रांसमिट होगी, इसलिए इनके में भी कुछ निश्चित दूरी होनी जरूरी है, लेकिन ये बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा कम दूरी पर यूज किए जाते हैं, इसलिए तीसरे नंबर पर रखा गया। सबसे अधिक दूरी रोप ड्राइव, फिर बेल्ट ड्राइव, फिर चेन ड्राइव, और सबसे कम दूरी के लिए जो यूज होता है वो हमारा क्या है, यह गियर ड्राइव है। क्या है, गियर ड्राइव है। क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण इसलिए करता है क्योंकि इसमें स्लिपेज की कोई संभावना नहीं है। आपका रोप वाले में स्लिपेज होता है, बेल्ट वाले में स्लिपेज होता है, चेन में स्लिपेज नहीं होता। इन दोनों में स्लिपेज होता है क्योंकि भाई बेल्ट हमारा इस पे स्लिप करेगा, रोप भी यहाँ पुली पे स्लिप करेगी, लेकिन गियर ड्राइव में दो दांते आपस में फंस करके चलते हैं, इनके दांते आपस में फंस करके चलते हैं, इसलिए स्लिपेज की कोई संभावना नहीं होती है। और देख रहे हैं फिगर में भी देख के लग रहा हो कि इसकी शाफ्ट और इसके शाफ्ट कितनी अधिक नजदीक है, क्योंकि दोनों दांते आपस में चिपक गए हैं। बाकी में सब में क्या है, बीच में गैप रखना जरूरी है, गैप रहेगा तभी हम उसमें बेल्ट चढ़ा पाएंगे या चेन चढ़ा पाएंगे या रोप चढ़ा पाएंगे, लेकिन इनमें देखिए गैप नहीं, दोनों सेंटर एकदम नजदीक है, दोनों पे जो पुलिया गियर लगे हुए एकदम आपस में टकरा करके चल रहे थे। कम दूरी के लिए, यहाँ पे कंजेस्टेड जगह, कम जगह हो पावर में ट्रांसमिट करने के लिए, हमारे पे कम दूरी हो, तो वहां पर हम लोग गियर ड्राइव यूज करते हैं। यह ज्यादा पावर ट्रांसमिट करता है क्योंकि इसमें कोई स्लिपेज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। यह देखिए यहाँ पे फ्लैंज कपलिंग का फिगर दिया गया है, ठीक है, और इसको पूछ रखा है कि यह क्या हमारा चिन्हित है एक्स के रूप में। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक की लगा हुआ, आधा शाफ्ट के अंदर आधा हब में, वैसे ही इस साइड भी दोनों साइड लगा हुआ है, यहाँ पे की लगा हुआ है। ठीक है, इसके पार्ट को देखते हैं। देखिए यह दोनों हिस्सा जो है, दोनों हमारा फ्लैंज कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लैंज कहलाता है। यह जो इसमें बोल्ट लगाया गया है, यह कपलिंग को, भाई यह फ्लैंज कपलिंग है हमारी, ठीक है, कपलिंग को जोड़ने के लिए यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कपलिंग बोल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, COU कपलिंग बोल्ट, कपलिंग बोल्ट हो गया।
और इस वाले फिगर में देखिए ये क्या है, चारों ये कपलिंग बोल्ट का ही दिखाया गया है। ये भी हमारा कपलिंग बोल्ट है और यह भी कपलिंग बोल्ट है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, यह है हमारा, इसको हब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये जो शाफ्ट है और ये हब में लगाया गया है, तो शाफ्ट और हब में अगर एक तरह से लगाया जाए, क्योंकि भाई कपलिंग इसके ऊपर यूज की जा रही है, फ्लैंज कपलिंग जो है शाफ्ट के ऊपर यूज की जा रही है, तो शाफ्ट के ऊपर जो पुली गियर या कपलिंग जो भी लगाएंगे उसको हब बोला जाता है, ठीक है, इसलिए हमने हब लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए शाफ्ट को और इस कपलिंग को लगाने के लिए यहाँ पे की यूज किया गया, आधा की कपलिंग के अंदर और आधा की शाफ्ट के अंदर, क्योंकि शाफ्ट के अंदर तो डॉटेड दिखाया गया, आधा की कपली के अंदर आधा शाफ्ट के अंदर। तो यह क्या लगा हुआ है हमारा, यह लगा हुआ है हमारा की, या शंख की भी बोल देता है कहीं कहीं पे, क्योंकि आधा शाफ्ट में और आधा हब में है। भाई जनरली हमारी दो टाइप की होती है ना, शंख की और सैडल की। सैडल की होती है सिर्फ और सिर्फ उसमें हब में वो लगा होता है ना, शाफ्ट में कोई खांचा नहीं होता है। अगर शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा और की आधा आधा दोनों में हो तो शंख की कहलाती है। एक इधर की दिखाया गया, देखिए एक इधर, क्योंकि भाई जब हमारा कपलिंग लगाया जाएगा शाफ्ट पे, तो दोनों शाफ्ट पे लगाया जाएगा ना, या दो कपलिंग दो हिस्सा ना, तो दोनों साइड पे, इधर भी साइड पे लगाया जाएगा इधर भी, तो दोनों साइड हमारी की लगेगी ना। तो यह देखिए यहाँ पे की दिखाया गया, और यह हमारा क्या है, तो यह हमारा शाफ्ट। इसमें देख लिया जाए भाई, यह कपलिंग बोल्ट हो गया, या बीच में हमारा जो ब्लैक कलर का हिस्सा है पूरा क्या है, यह शाफ्ट है, और यह जो दो है क्या है, दोनों है, यह दोनों की है, शंख की कहिए या की कहिए, ठीक है। इसी को पूछा भी था कि यह क्या है, तो यह दो हिस्सा दिखाया गया है, की का दिखाया गया है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है, इनमें से कौन सी बेल्ट है जो कम स्लिप करेगी। मैंने अभी आज ही की वीडियो में स्टार्टिंग बताया कि भाई स्लिपेज कम कब होगा, देखिए पुली और बेल्ट पे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। किसके फ्रिक्शन की वजह से, तो पुली और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसी की वजह से पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो स्लीपेज की बात कर रहा है कि कौन सी बेल्ट कम फिसलेगी, तो सीधी सी बात है जो भी बेल्ट का नाम दिया गया इसमें जिसका क्या होगा, जिसका कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा, जिसका स्पर्श एरिया कह लीजिए कॉन्टेक्ट एरिया पुली के साथ ज्यादा होगा वो कम स्लिप करेगी, क्योंकि ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया मतलब ज्यादा फ्रिक्शन मतलब कम स्लिपेज, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वी बेल्ट है, वी बेल्ट या पहला ही देखिए दिखाया गया है, इसकी आकृति कैसी है, तो देखिए इस तरह से है, ठीक है, और ये बना हुआ हमारा इस तरह से, और ये नीचे क्या है, भी पुली दिखाएगी, इसी पे चढ़ा रहेगा। तो वी बेल्ट जो होता है इसकी आकृति कुछ ट्रेपेजियम आकृति, समलंब आकृति होती है इस तरह से, ये हमारा वी बेल्ट पे लगा होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा पुली में जो संपर्क वाला एरिया होता है ना, देखिए इधर का पूरा एरिया संपर्क करता है और इधर का एरिया संपर्क करता है, नीचे वाला जो इसके संपर्क नहीं आता है, नीचे वाला नहीं, हमारा वी बेल्ट में मेन होता है दोनों साइड की सतह संपर्क करती है, इधर वाला पूरा हिस्सा और इधर वाला पूरा हिस्सा, दोनों हिस्सा यहाँ पुली पे संपर्क करता है। तो फिर संपर्क एरिया बढ़ गया ना, अगर सीधा सिर्फ संपर्क करता तो इतना ही कर पाता, इतना सा ही, लेकिन इधर इधर दोनों बढ़ रहा है तो इस तरह से इतना इसका संपर्क एरिया हो गया, तो संपर्क एरिया ज्यादा हो जाता है जिस वजह से फ्रिक्शन ज्यादा काम करता है और उसके स्लिपेज की कम संभावना रहती है, तो वो हमारा वी बेल्ट ही है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें संपर्क एरिया इधर भी दोनों मिलकर ज्यादा एरिया हो जा रहा है, इस वजह से इसमें स्लिपेज कम होती है। एक चीज और होता है, जो हमारा वी बेल्ट है ना, इसमें क्या होता है, यह एक फिक्स लंबाई में, एक निश्चित लंबाई में मिलता है, सब अलग अलग साइज की मिलते हैं। ऐसा इसको नहीं है कि जब चाहे तो आप इसको साइज को काट करके छोटा कर ले या बेल्ट फास्टनर के द्वारा इसको जोड़ करके बड़ा कर ले या साइज को घटा ले। बाकी जैसे नॉर्मल हमारा फ्लैट बेल्ट है, यह वाला यह किसका फिगर है, फ्लैट बेल्ट का, तो अगर हम लोग इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं भाई, फ्लैट बेल्ट में इस तरह से फ्लैट बेल्ट होता है, यहाँ पे हम लोग बेल्ट फास्टनर लगा के इसको जोड़ देते हैं। अगर हम फ्लैट बेल्ट की लंबाई को कम करना चाहें तो इतना बेल्ट काट करके हटा देंगे और फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास बेल्ट इस तरह से मिल जाएगा, छोटा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेल्ट फास्टनर लगा करके इनको फिर से जोड़ देंगे। तो बेल्ट फास्टनर लगा करके हम लोग इसकी लंबाई को, बेल्ट को चाहे बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन वी बेल्ट में ऐसा नहीं होता, यह एक निश्चित लंबाई का बना बनाया मिलता है। हम लोग इसमें बेल्ट फास्टनर वगैरह का यूज करके इसकी लंबाई को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसकी लंबाई को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है इस चीज को भी कि कौन सा ऐसा बेल्ट है जिसमें बेल्ट फास्टनर को लगा करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसकी लंबाई को परिवर्तित नहीं कर सकते, तो वी बेल्ट ही है। क्योंकि वी बेल्ट आप देखते हैं गोलाई में पहले से ही मिलता है एक निश्चित लंबाई में, इसमें कोई बेल्ट फास्टनर वगैरह नहीं लगाया जाता है। ये हमारा क्या है, लिंक बेल्ट है। देखिए ये वाला जो हिस्सा फिगर है हमारे पास, ये लिंक बेल्ट का, लिंक मतलब छोटे छोटे चमड़े को जोड़ करके आपस में बनाए जाते हैं, अनंत लंबाई के होते हैं। देखो छोटे छोटे चमड़े, इतना एक छोटा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा एक छोटा, कई सारे छोटे छोटे टुकड़े जिनको आपस में जोड़ करके बनाए जाते हैं लिंक करके, इसलिए लिंक बेल्ट बोल दिया जाता है। इसको आप कहाँ पे देख सकते हैं, तो आप जनरेटर देखना, जनरेटर में जो रेडिएटर के पास में फैन लगा होता है घूमता है ना, तो वहां पे देखेंगे तो वहां पे लिंक बेल्ट ही चढ़ा होता है, ठीक है। यह ऐसे हल्के पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं।
उसके बाद फिर बारी आती है फ्लैट बेल्ट की। तो देखिए यह फ्लैट बेल्ट है हमारा, यह आयताकार आकृति में होता है हमारा इस तरह से, और इसका सिर्फ नीचे वाला, भाई फ्लैट बेल्ट है, ये पुली हो गई तो नीचे वाला हिस्सा ही संपर्क में आएगा, जबकि हमारा वी बेल्ट में दोनों साइड का वो भी पूरा लंबा एरिया था जो पूरा संपर्क में आ रहा था, इसलिए संपर्क एरिया ज्यादा था, इसलिए उसमें स्लिपेज की संभावना कम थी। तो यह हमारा फ्लैट बेल्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद रिब्ड बेल्ट, तो देखिए ये वाला जो फिगर है हमारे पास है रिब्ड बेल्ट का। रिब्ड बेल्ट में देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए नॉर्मल होता जैसे फ्लैट बेल्ट था तो बस इतना हिस्सा संपर्क में आता, लेकिन रिब्ड बेल्ट में हम जो देख रहे हैं कि इसमें धारदार लाइनें काट दी जाती है इसके बेल्ट के अंदर, और जो पुली है उस पर भी उसी तरह से लाइनें कटी हुई है। तो बेल्ट में हमने क्या किया, सीधी लाइनें रख करके उस पर ऐसे ऐसे दांते टाइप का काट दिया, लाइनें काट दी धारदार। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हमारा बेल्ट है अब इस तरह काटने से अब यह वाला एरिया संपर्क में यह इस तरह से क्या होगा, कई सारे यह और यह इस तरह से ना ज्यादा हमारा इससे संपर्क में आएंगे और इसका कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, थोड़ा इसके भी फिसलने का चांस कम रहेगा, इसलिए इसमें रिब बना दिया जाता है। इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, क्या ग्लोबल ITI, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करना ग्लोबल ITI रिब्ड बेल्ट। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, ठीक है, दिखा रखा है। एक जिम में मैं गया हुआ था, वहां पर एक इक्विपमेंट में रिब्ड बेल्ट लगा हुआ था, तो इसका वीडियो बना हुआ। अगर आप लोग लाइव देखना चाहते हैं तो ग्लोबल ITI रिब्ड बेल्ट सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां देख लेना, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता है और फास्टनर के साथ तुलना, देखिए यही मैं आपको अभी बता रहा था ना कि बेल्ट में उसकी लंबाई को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ना ही बेल्ट फास्टनर लगा करके उसको दोबारा यूज कर सकते। कौन सा है, मैंने बताया था वी बेल्ट है, जो कि एक निश्चित लंबाई में मिलता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, ना इसमें बेल्ट फास्टनर लगाया जा सकता है, ठीक है। बाकी फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट, रिब बेल्ट क्या है अभी आप लोगों को मैंने बताया था पीछे की जस्ट वीडियो में। अगला है विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। विभिन्न गति अनुपात, विभिन्न का मतलब अलग अलग गति अनुपात। तो देखिए पहला क्या हमारा स्लिप बेल्ट ड्राइव है, दूसरा स्टेप ड्राइव। देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा, स्टेप ड्राइव। मैंने आपको बताया भी था कि स्टेप ड्राइव में क्या था, स्टेप पुली यूज की जाती है। देखिए 1 2 3 तीन स्टेप की पुली है और ये जोड़े में यूज होती है और विपरीत दिशा में। इसमें देखिए पहले छोटा है, फिर दूसरे नंबर पे बड़ा, तीसरे पे सबसे बड़ा, लेकिन नीचे देखिए पहला वाला बड़ा है, दूसरा छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तो दोनों क्या है, जोड़े में यूज की गई है स्टेप पुली और एक दूसरे के विपरीत। इसमें पहले बड़ा वाला है, लास्ट सॉरी पहले छोटा है लास्ट में बड़ा है, इसमें पहले बड़ा है लास्ट में छोटा है। और जितने स्टेप कटे होते हैं 1 2 3, एक पुली पर जितने स्टेप कटे होते हैं उतने ही विभिन्न प्रकार की गतियां हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टेप ड्राइव है, ऐसा पूछा तो विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए, तो इसमें देखिए 1 2 3 तीन स्टेप है, तो हम 3 प्रकार की अलग अलग गति प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी स्टेप ड्राइव होती है। बाकी ओपन बेल्ट ड्राइव या नॉर्मल हो गया हमारा, ये तो क्रॉस वाला है, सॉरी ओपन बेल्ट ड्राइव की बात कर रहा है ना, तो यह जो हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव है, जब हमें दोनों पुली को सेम दिशा में, जैसे यह पुली देखिए चलेगी अगर क्या इधर को चल रही है, कैसे क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ऐसे जब ये घूमेगा तो ये खिंचाव में आएगा, खिंचाव में आएगा तो इसको भी ऐसे घुमा देगा, मतलब दोनों क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। यह भी क्लॉकवाइज है अभी। जब हमें दोनों पुली को सेम डायरेक्शन में चलाना, दोनों पुली को सेम डायरेक्शन में चलाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। जबकि वहीं पे अगर हमें दोनों पुली को क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है, कैसे, विपरीत दिशा में चलाना है, अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है, तो हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है। क्रॉस बेल्ट में हमारा कांटेक्ट एरिया भी बढ़ जाता है, हमारा जो ओपन बेल्ट ड्राइव है उसकी अपेक्षा ये ज्यादा पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसमें देखिए अब यह जो हमारा पुली है क्लॉकवाइज चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये खिंचाव में आ रहा है, जब ऐसे खिंचाव में आएगा फिर बेल्ट को इधर को भेजेगा, ऐसे घूम रहा है ना तो ये ऐसे खिंचाव में आएगा। जब ये खिंचाव में आएगा ऐसे खींचोगे इधर से तो ये क्या करेगा, इसको इधर से इधर को घुमा देगा। तो ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अगला है गियर का क्या नाम है। देखिए इस गियर का नाम पूछ रहा है कि यह कौन सी गियर है, ठीक है, यह कौन सी गियर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह जो दोनों शाफ्ट है कैसे है, पैरेलल में है, समांतर में है। समांतर वाला मैंने बताया था, समांतर शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग स्पुर गियर और एक और था हमारा क्या, हेलिकल गियर यूज करते हैं। तो स्पुर गियर में क्या था, दांते सीधे कटे हुए थे, हेलिकल गियर में दांते तिरछे कटे हुए थे एक्सिस के, तो इसमें सीधे दांते कटे हुए, इसका मतलब यह स्पुर गियर है, ठीक है। बाकी ये जो माइटर गियर है, हाइपोइड गियर है, बेवल गियर है, यह दोनों जो है बीवेल गियर का ही एक टाइप है। बीवेल गियर कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया था जब हमारे दोनों शाफ्टों पर, जब दोनों शाफ्टें हमारे क्या किसी एंगल पे पावर को ट्रांसमिट कर रही हैं, जब दोनों शाफ्ट किसी एंगल पे किसी कोण पर पावर को ट्रांसमिट करें
यह क्या था, समांतर शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट हो रही थी। जब हमारी पावर क्या हो, दोनों शाफ्टों पर किसी एंगल पे पावर ट्रांसमिट हो तो वो हमारी क्या होती है, बेवल गियर होती है। बेवल गियर में जो बेवल गियर यूज किया जाता है उसके जो दांतें कटे होते हैं फेस पर, वो तिरछे फेस होते हैं। उसके फेस कैसे रहते हैं, तिरछे रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि शंकु का छिन्नक होता है। जो गियर होता है वह शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। ठीक है, यह हो गया हमारा। या फिर कह सकते हैं गति की दिशा को बदलने के लिए बेवल गियर किसके लिए यूज किया जाता है, गति की दिशा को बदलने के लिए। तो ये बेवल गियर है, क्योंकि देखिए यह शाफ्ट ऐसे होगी या शाफ्ट ऐसे होगी, दोनों किसी एंगल पर हो गए। लेकिन इसी में बताया गया था कि अगर हमारी बेवल गियर में ही ऐसा गियर हो जहां दोनों शाफ्टें किसी एंगल पर ना हो, मतलब एंगल पे तो होंगी लेकिन कितने एंगल पर हो, अगर दोनों शाफ्टें एक की एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो जाए, दोनों शाफ्टों की एक्सिस एक दूसरे से कितने एंगल पे हो जाए, 90 डिग्री पर हो जाए। प्लस दो चीजें ध्यान देना कि हमारे जो गियर में पावर ट्रांसमिट हो रहा है, अगर दोनों शाफ्टें एंगल पर है लेकिन कितने एंगल पर हो जाए, तो दोनों शाफ्टों की जो एक्सिस है एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो जाए। प्लस दोनों शाफ्टों पर जो हमारा गियर यूज किया गया है, दोनों गियर क्या हो, सिमेट्रिकल हो। कैसे गियर हो, सिमेट्रिकल गियर हो। सिमेट्रिकल गियर का मतलब होता है सममित। क्या होता है, सममित। सममित का मतलब है शेप एंड साइज में, शेप एंड साइज में एक समान। अगर शेप एंड साइज में एक समान है तो वही हमारा क्या कहलाता है, माइटर गियर कहलाता है, बेवल गियर का ही रूप है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे एक्सिस हो गई और दोनों गियर बिल्कुल शेप और साइज में एक समान है, इसका मतलब यह माइटर गियर कहलाएगा। हाइपोइड गियर यह भी एक प्रकार का बेवल गियर का ही सेट होता है। इसमें जो हमारे गियर होते हैं देख रहे हैं ना, वैसे ही सेम बना हुआ जैसे वो, बस इसमें नॉर्मल सीधे दांते कटे हुए थे, जबकि इसमें दांते कैसे हैं, तो इसमें दांते स्पाइरल और बीच में उभरा हुआ है। ठीक है, स्पाइरल और बीच में उभार लिए हुए पर वलयाकार आकृति में दांते कटे होते हैं। और इसका जो यूज होता है कहाँ होता है, तो इसमें जो हाइपोइड गियर होता है इसका यूज हम लोग ऑटोमोबाइल के गियर बॉक्स वगैरह में, जो हमारा डिफरेंशियल बॉक्स होता है उसमें यूज करते हैं ना, ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल गियर बॉक्स में यूज किया जाता है हाइपोइड गियर का। तो यह क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। देखिए हाइड्रोलिक पंप की बात कर रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगा, जरा सा समझ लूंगा आप लोगों को। इन नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। क्या, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ये होता है। हाइड्रोलिक हो या न्यूमेटिक हो, ये दोनों हमारे किस एनर्जी पे काम करते हैं, फ्लूइड एनर्जी पे। किस एनर्जी पे, फ्लूइड एनर्जी, तरल ऊर्जा पे काम करते हैं। तरल ऊर्जा में क्या क्या आता है, फ्लूइड एनर्जी, तरल ऊर्जा पे काम करते हैं ना। तरल ऊर्जा में हमारा आता है द्रव हो गया, वाष्प हो गया मतलब स्टीम, गैस हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तरल ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक हमारे जो होते हैं वो फ्लूइड एनर्जी पे काम करते हैं, द्रव वाष्प गैस वाले पे काम करते हैं। कौन किस पे काम करेगा अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर नॉर्मल देखा जाए, अब बहने की क्षमता के आधार पर, पदार्थ हमारे बहने की क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, बहने की क्षमता के आधार पर। तो बहने की क्षमता के आधार पर हमारे जो पदार्थ होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है सॉलिड, सॉलिड जिसे हम लोग ठोस कहते हैं। यह क्या होता है भाई, कोई अगर ठोस वस्तु है उसे कहीं एक जगह रख दोगे तो वहीं रुकी रहेगी, वो बहेगी नहीं ना, फ्लो नहीं करेगी। तो इसका मतलब जो सॉलिड होते हैं ये बहने की क्षमता नहीं रखते हैं, ये बहने की क्षमता नहीं रखते। जबकि वहीं बात किया जाए दूसरा जो होता है हमारा फ्लूइड, फ्लूइड तरल, जो तरल पदार्थ होते हैं वे बहने की क्षमता रखते हैं, ये बहने की क्षमता रखते हैं। क्या आ जाएगा इसके अंदर, वही जो द्रव हो गया भाई, द्रव हमारा बहता है, फ्लो करता है, गैस बहती है, वाष्प बहती है, एयर बहती है, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, फ्लूइड हो जाएंगे, तरल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए इन दोनों को डिफाइन कैसे करें, तो अगर हमें किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए हम लोग क्या यूज करें, हाइड्रोलिक का बोलेंगे जब हम लोग उसके लिए लिक्विड यूज कर रहे हो, क्या द्रव यूज कर रहे हो, द्रव या फिर पेट्रोलियम आधारित तेल, यह भी तरल पदार्थ ही है। तो तरल पदार्थ में से अगर हम द्रव यूज कर रहे हो, तरल पदार्थ के रूप में क्या यूज कर रहे हो, द्रव यूज कर रहे हो या पेट्रोलियम आधारित तेल यूज कर रहे हो, तो वह हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिक सिस्टम।
हाइड्रोलिक का मतलब ये देखिए ग्रीक शब्द से, दो शब्दों से मिला है, हाइड्रा और ऑलिक। दो शब्द कौन से हैं? इसमें दो शब्द हैं, एक हाइड्रा है और दूसरा क्या है? ऑलिक है। हाइड्रा का मतलब होता है पानी, हाइड्रा का मतलब पानी, और ऑलिक का मतलब होता है पाइप। तो दो शब्दों से मिलकर के बना है। जबकि हमारा न्यूमेटिक जो है यह ग्रीक शब्द न्यूमा से मिलकर के बना हुआ है। इससे PNEUMA, न्यूमा शब्द से मिला है, जिसका मतलब क्या होता है? श्वसन, सांस लेना एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की, जब द्रव या पेट्रोलियम आधारित तेल वगैरह हम जिस सिस्टम में यूज करते हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाता है। और जिस सिस्टम में हम लोग क्या यूज करें, जिस सिस्टम में हम लोग यूज करें गैस कह सकते हैं, गैस यूज करें, या फिर कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर, तो वो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम कहलाएगा। आई बात समझ में? कैसे पहचानेंगे? जहां पे हमारा द्रव, लिक्विड, द्रव या फिर फ्लूइड एनर्जी कह लीजिए, लिक्विड या फिर हमारा क्या यूज हो रहा है? फ्लूइड वाला, देखिए ठीक है, तो लिक्विड हमारा यूज हो रहा है या फिर तेल आधारित, पेट्रोलियम आधारित तेल यूज हो रहा है, तब हम उसको हाइड्रोलिक सिस्टम बोलेंगे। लेकिन अगर हम वायु, कंप्रेस्ड एयर या गैस यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमेटिक सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ होगा कि किसको हम लोग हाइड्रोलिक बोल रहे हैं और किसको न्यूमेटिक। और ये भी ध्यान देना है कि कब हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं, कब न्यूमेटिक। जब हमें ज्यादा हैवी लोड के लिए यूज करना है, अधिक भार के लिए, अधिक भार वाले काम के लिए, अधिक भार वाले कार्य के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करेंगे। आपने देखा होगा आजकल जो ट्रॉली वगैरह भी आती है, ट्रॉली वगैरह होता है ना, पहले ट्रॉली से मिट्टी उतारी जाती थी, आजकल ट्रॉली में क्या हाइड्रोलिक लगा रहता है, वहां पे बटन दबाते हैं और पूरी मिट्टी को ट्रॉली के साथ पलट देता है। तो वह क्या हाइड्रोलिक सिस्टम लगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा वजन को उठाना है। तो जहां पे ज्यादा वजन, जहां ज्यादा भारी काम करना होता है, वहां हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। आपके गाड़ियों में भी आजकल ब्रेक वगैरह में हाइड्रोलिक सिस्टम आ रहा है, जिससे आपको ब्रेक वगैरह दबाना आसान हो गया। पहले ब्रेक दबाने में आदमी कार चलाता दिन भर में थक जाता था, अब लोग आराम से चलाते हैं। नॉर्मल नया आदमी भी चला रहा है तो वह थक नहीं रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ, आसान हो गया काम। ठीक है, और जहां पे हल्के काम करना हो, जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है ना, यह हल्के काम के लिए, हल्के भार वाले काम के लिए। भाई आपके कार में देख रहे हैं, वहां पे हाइड्रोलिक सिस्टम यूज किया जा रहा है। जो चेयर आती है, चेयर देखते हैं ना, दबाते हैं साइड से और धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, उसमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें हमारी यूज की जाती हैं। यहाँ पे पूछा था कि हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा जो पंप यूज किया जाता है। देखिए जो हमारा पंप होगा, पंप चलेगा कैसे? हमारे पास जो पंप होगा, पंप चलेगा कैसे? पंप को हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिकली कनेक्शन कर रखे होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके जो समरसेबिल है वह भी एक तरह का पंप है। आपके घरों में आजकल लगा रहता है, बोर में क्या लगा होता है? समरसेबल लगा होता है। तो उसमें भी हमारा एक तरह का क्या है? वो एक तरह का पंप है, और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक देते हैं। जब यहाँ से हम लोग सप्लाई ऑन करते हैं, जब बिजली उसके अंदर जाती है, तो बिजली क्या करता है? पंप के मैकेनिकल पार्ट को घुमाता है। मतलब हमने पंप को बिजली दिया, इलेक्ट्रिक से वो कनेक्ट है। पंप को हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, बिजली दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, और पंप ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर लिया? उसके पंप के पार्ट घूमने लगे, मतलब मैकेनिकल काम होने लगा। मतलब पंप ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। किसमें कन्वर्ट कर लीजिए? मैकेनिकल एनर्जी में। यहां पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो भाई पंप के अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। अब वो मैकेनिकल एनर्जी का समर्थन करता क्या है? वो अपने मैकेनिकल एनर्जी की मदद से जल को खींच करके उसको बाहर भेजता है। मतलब उसने अपना ऊर्जा किसको पूरा दे दिया? जल को दे दिया, तभी पानी बाहर निकलने लगता है ना। आपके बोर में पानी है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। बाहर कब आता है? जब हमने पंप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। जैसे ही पंप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, पंप ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के अपने पार्ट को घुमाने लगा। जब उसके पार्ट घूमने लगेंगे, मतलब पंप ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब पानी आपका क्या था? जैसे ही पंप घूमने लगा तो आपको पानी जो है बोर में से बाहर गिरने लगा। इसका मतलब पंप ने अपना मैकेनिकल एनर्जी किसको दे दिया? पंप ने अपना मैकेनिकल एनर्जी द्रव को दे दिया, पानी को दे दिया। मतलब हाइड्रोलिक में अपने मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल दिया? हाइड्रोलिक में बदल दिया, जिससे कि पानी हमारा बाहर निकलने लगा। तो वही चीज है, यहाँ पे पूछा था कि हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो जो उसका मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम लोग किसमें बदल देते हैं? हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल देते हैं, पानी वाले में बदल देते हैं, जिससे पानी बाहर आने लगता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। अगला कह रहा है, देखिए स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है। मतलब कौन सा वाल्व कनेक्शन है जिसमें स्पूल स्लाइड यूज किए करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हमारे पास होता है ना डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। यह जो होता है हमारा ना दो टाइप का होता है।
खुला है बंद किया जाता है वो देख लीजिएगा आप लोग। देखिए दो टाइप का होता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ना, ये हमारा होता है स्लाइड वाला, स्लाइड वाल्व जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वाल्व। और दूसरा जो होता है हमारा सीट वाल्व होता है। एक स्लाइड वाल्व हो गया, दूसरा क्या हो गया, सीट वाल्व। सीट वाल्व को हम लोग पोपेट वाल्व के नाम से जानते हैं, पोपट। दोनों का ध्यान देना। वे स्लाइड वाल्व, लेकिन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हमारा दो टाइप का होगा संरचना के आधार पे। एक स्लाइड वाल्व होता है या स्लाइड करता है, ठीक है, और एक सीट वाल्व होता है जो बैठ जाता है सीट पे जाकर के। तो स्लाइड वाल्व होता है, सीट वाल्व होता है। सीट वाल्व हमारा पोपेट वाल्व भी कहलाता है, स्लाइड वाल्व को बटरफ्लाई वाल्व कहते हैं। जो स्लाइड वाल्व होता है ना, यह हमारा तीन टाइप का बच्चों होता है। कौन कौन सा होता है, तीन होता है हमारा इसमें। एक होता है रोटरी डिस्क वाला, रोटरी डिस्क वाला। दूसरा जो होगा हमारा ना, वह होता है हमारा अनुदैर्ध्य वाला, अनुदैर्ध्य स्लाइड, या कह लीजिए स्लाइड वाल्व, सॉरी स्पूल वाल्व। अनुदैर्ध्य स्लाइड वाला होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पूल स्लाइड, स्पूल वाल्व, अंदर साइड वाला या फिर स्पूल वाल्व वाला। और जो तीसरा इसमें होता है प्लेट स्लाइड होती है। यह तीन टाइप के इसमें होते हैं, ठीक है, प्लेट स्लाइड। वैसे तीन टाइप का हमारा सीट वाल्व भी होता है। बॉल सीट होती है, बॉल सीट होती है जो बॉल टाइप पे जाकर के बैठता है। कोन सीट होती है जो कोन आकृति का होता है, जाकर के सीट पे बैठता है, कोन सीट। और डिस्क सीट, डिस्क सीट, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा था कि स्पूल स्लाइड के माध्यम से, तो स्पूल स्लाइड किसमें है, तो हम देखते हैं डायरेक्शनल कंट्रोल और हमारा दो टाइप का है, स्लाइड वाल और सीट वाल। स्लाइड वाल वाले को बटरफ्लाई वाल कहते हैं, सीट वाले को पोपेट वाल। तो जो बटरफ्लाई वाल है उसी में देखिए हमारा रोटरी डिस्क है, और बीच वाला क्या अंदर स्लाइड या स्पूल वाल होता है। इसमें स्पूल लगा होता है जो रोटेट नहीं करता, स्लाइड करता है। स्लाइड वाल है तो स्लाइड वाल में जितने भी रहेंगे, प्लेट स्लाइड, रोटरी डिस्क या फिर स्पूल वाल, ये सब स्लाइड करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे उसमें। ये सब स्लाइड करके काम करेंगे, पानी को आने देंगे या बंद करेंगे, मतलब कनेक्शन को जो वाल्व को खोलेंगे या बंद करेंगे वो स्लाइड होकर के। तो इसी में स्पूल वाल्व आ रहा है, कौन से वाले में, बटरफ्लाई वाले में। अभी पूछा था स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व को खोला या बंद किया जाता है, किसमें होगा, बटरफ्लाई वाल्व, जिसे हम लोग स्लाइड वाल्व कहते हैं, ठीक है। यह उसका फिगर है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बटरफ्लाई वाल्व हमारा इस तरह से है, इसमें दोनों तरफ बराबर एयर का प्रेशर है। जब ये हमारा यहाँ पे है तो देखिए इसमें इसका इससे कनेक्शन है, जब इसको हम लोग इधर कर देंगे तो ये कनेक्शन यहाँ बंद हो जाएगा, फिर ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इनके कनेक्शन के लिए आपस में जो वाल्व होते हैं स्लाइड करते हैं, रोटेट नहीं करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो ये किसमें होता है, बटरफ्लाई वाल्व में होता है। चेक वाल्व जो है हमारा और नॉन रिटर्न वाल्व, देखिए चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व यह दोनों एक ही चीज है। ऑप्शन में अलग अलग दिया पर दोनों एक ही है। चेक वाल्व को ही हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं, एनआरवी जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व को ही चेक वाल्व कहते हैं, या कहीं चेक वाल्व को ही नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं, ठीक है। तो यह चेक वाल्व का फिगर है, नॉन रिटर्न वाल्व का फिगर है, दोनों एक ही बात हो जाएगी। नॉन रिटर्न वाल्व के या चेक वाल्व के ये दोनों एक ही बात है। ये उसका फिगर है। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। यह जो है इस वाले हिस्से को जो 2 नंबर पे है, इसको हम लोग स्टॉप प्लग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉप प्लग बोलते हैं। इसके नीचे आ जाए तो यह वाला जो हिस्सा है हमारा 3 नंबर पे, यह हमारा डिस्क हिंज पिन कहलाता है, सॉरी हिंज पिन कहलाता है भाई। हिंज है और उसका पिन है तो हिंज पिन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हिंज पिन। इसके नीचे जो 4 नंबर पे देखिए यह है, तो ये हमारा क्या है, हिंज है। यही हमारा क्या है, हिंज। 4 नंबर पे जो है हिंज है हमारा। 5 नंबर पे जो है हमारा यार, तो यह क्या है, तो इससे पहले हम लोग पहले 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर यह क्या है, तो देखिए यह हमारा मशीन का बॉडी पार्ट है। जो वाल्व है हमारा उसका यह बॉडी पार्ट यहां तक है, और इसके ऊपर हमारा यह लगा हुआ है क्या, डिस्क। इसके ऊपर यह डिस्क हमारा बैठा हुआ है। यह हमारा वाल्व का बॉडी पार्ट हो गया, और इस पे डिस्क बैठा हुआ है, पानी को नहीं जाने देगा। तो यह हमारा क्या है, डिस्क है। क्या है, 6 नंबर पे जो था हमारा डिस्क है, और जो 7 नंबर पे इसकी बॉडी है। तो यह डिस्क हो गया। तो यह क्या है, तो देख रहे हैं हम, यह क्या कर रहा है, यह क्या था, यह हिंज था, हमने देखा अभी। यह क्या था, हिंज था, या डिस्क है। और यह क्या कर रखा है, डिस्क और हिंज को पकड़ रखा है। यह नट क्या कर रहा है, डिस्क और हिंज को पकड़ रखा है, इसलिए इस नट को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्क, डिस्क हिंज
नट। ठीक है, ये सारे पार्ट्स के नाम हो गए। यह जो होता है एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व कहते हैं। नॉन रिटर्न वाल्व मतलब नॉन रिटर्न, जो वापस नहीं लौटने देगा, मतलब यह एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है। यह ऐसा वाल्व होता है एनआरवी जो एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है, उसे वापस नहीं आने देता, दोनों दिशा में काम नहीं करेगा, फ्लो एक ही दिशा में जाएगा, वापस नहीं आएगा। नॉन रिटर्न, वापस नहीं लौटने देगा। अगर कोई वाल्व ऐसा जो एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है, वापस नहीं लौटने देता है, तो ये हमारा नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व कहलाता है। ठीक है, कैसे यह काम करता है तो देखिए, पहले जब बंद है ना, तो जब पानी इधर से आएगा, जब हमारा पानी इधर से आएगा, पानी का प्रेशर पड़ेगा, पानी का प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ देखिए बॉडी पे, यहाँ पे अपना ऐसे ही कोई प्रेशर नहीं है, नॉर्मल अपना वजन की वजह से, ये अपने वजन की वजह से इस पे गिर करके बंद है। जैसे ही पानी का प्रेशर पड़ेगा या ऊपर उठ जाएगा और पानी बाहर जाने लगेगा। कैसे जाने लगेगा, यह उसी का फिगर है, देखिए एनआरवी का मैंने यहाँ पे ले रखा है, यह क्या उसी का फिगर है, एनआरवी का ही फिगर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, पानी जब यहाँ पे नॉर्मल फ्लो आया, हमारा पानी आया, तो क्या हुआ, जो हमारा वह डिस्क हिंज वहां पे लगा हुआ था, तो वो हमारा क्या हुआ, ऊपर उठ गया। देखिए यहाँ उठ गया ना, पानी के प्रेशर से ऊपर उठ गया और पानी यहाँ से बाहर निकलने लगा। क्या हुआ, पानी यहाँ से बाहर निकलने लगा। और जैसे ही हम यहाँ पे पानी बंद करेंगे, पानी बंद करने, अगर ये पानी इधर से वापस आना चाहेगा, इस हिस्से पर टकराएगा, जब वापस दोबारा यहाँ करके टकराएगा, फिर बंद हो जाएगा, मतलब उधर से इधर पानी को वापस नहीं आने देगा, इसलिए इसको नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व, चेक वाल्व हो गया, बटरफ्लाई वाल्व हो गया। अब बचा है क्या, सोलेनॉइड वाल्व। देखिए ये जो सोलेनॉइड वाल्व है ना, सोलेनॉइड वाल्व का फिगर यह वाला है, ये दोनों किसके फिगर है, सोलेनॉइड वाल्व का फिगर है। सोलेनॉइड वाल्व हमारा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक में यूज किया जाता है। कौन से सिस्टम में, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम में सोलेनॉइड वाल्व मतलब इलेक्ट्रिको, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक, देखिए अगर हमें न्यूमेटिक वाल्व को कंट्रोल करना है, जहां पे हमें न्यूमेटिक वाल्व को कंट्रोल करना होता है ना, तो उसे हम मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूमेटिक के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक के द्वारा, मैनुअल और न्यूमेटिक तीनों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग इस टाइप के सिस्टम ऑटोमेटिक वाले जगहों पे यूज करते हैं, जहां ज्यादातर काम ऑटोमेटिक होता है। तो वहां पे क्या करते हैं, देखिए इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम, अगर हमें इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक के बीच में संबंध स्थापित करना है, इंटरफेस का काम करना है, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले सिग्नल को इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले, लेकिन आउटपुट के रूप में न्यूमेटिक सिग्नल ले दें। इनपुट के रूप में कौन सा सिग्नल ले, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले, एसी या डीसी कोई भी हो सकती है। तो हम लोग इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेंगे, लेकिन जब हम इनपुट देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लेकिन हमें प्राप्त क्या हो, न्यूमेटिक सिग्नल, मतलब हमने इलेक्ट्रिक दिया और वो न्यूमेटिक वाला काम करे। तो यह कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल और इलेक्ट्रिक के बीच और न्यूमेटिक के बीच, दोनों के बीच कोई ऐसा हमें आदमी चाहिए होगा जो दोनों को ये चीज समझा सके। जैसे होता है ना, मान लीजिए आप हिंदी जानते हो, एक इंसान है इंग्लिश जानता है, और एक ऐसा इंसान है जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है। तो अगर आपको भाई आप इंग्लिश बोलोगे, आपको हिंदी नहीं समझ में आएगी, दूसरे वाले को हिंदी आएगी, इंग्लिश नहीं समझ में आएगी। तो आप दोनों के बीच अगर वो इंसान रख दिया जाए जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, तो अगर आप कुछ बोलोगे, आप हिंदी बोलोगे, तो वो इंग्लिश वाले को इंग्लिश में बता देगा, जब वो इंग्लिश बोलेगा तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको हिंदी में बता देगा। होता है ना, कहीं पर भी आप ट्रांसलेटर लेकर के लोग साथ में जाते हैं, जो लैंग्वेज लोग नहीं जानते हैं, तो ये अपना लैंग्वेज बोलते हैं, वो आदमी सुन करके फिर दूसरे को बता देता है। ठीक है, तो उसी तरह काम यहाँ पे करता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को न्यूमेटिक में चेंज करने के लिए, मतलब उनके बीच में इंटरफेस प्रदान करने के लिए जो काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। मतलब सोलेनॉइड ऐसी युक्ति है, ऐसा डिवाइस है, वह कन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिक इनपुट को लेकर के, इलेक्ट्रिक सिग्नल के इनपुट को लेकर के आउटपुट में क्या देता है, न्यूमेटिक आउटपुट देता है। तो वो हमारा सोलेनॉइड होता है, जो इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक के बीच में एक अच्छा इंटरफेस प्रदान करता है, या कह लीजिए कि जो सोलेनॉइड ही वह डिवाइस या कन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेता है इनपुट के रूप में और आउटपुट के रूप में न्यूमेटिक को देता है। चलिए यहाँ फिगर में देखेंगे, अभी समझ में आएगा। देखिए ये सोलेनॉइड वाल्व है ना, यहाँ पे देखिए अभी 1 नंबर और या 2 नंबर है, इधर 3 नंबर। तो 1 नंबर क्या है, 1 नंबर इस समय अगर आप यहाँ से आएंगे तो यहाँ देखेंगे ये बंद है, भाई यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, 2 नंबर के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बंद है। क्यों बंद है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए सोलेनॉइड वाल्व यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे जो 2 है और 3 है, ये दोनों आपस में बैक साइड से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन पहले से दूसरे तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉइल होती है, ठीक है, कॉइल होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल देंगे मतलब विद्युत देंगे, इसको एसी या डीसी कुछ भी हो सकती है। तो इसमें देख रहे हैं रास्ता बंद है। अब इसमें हमने क्या किया, ये देखिए नॉर्मल व्हाइट दिख रहा था, थोड़ा ब्लैक हो गया। ब्लैक होने का मतलब यह कहना चाह रहा है कि अब यहाँ पे विद्युत, यहाँ पे वोल्ट प्रोवाइड किया गया। हमने इसे वोल्टेज दिया, जब इसको वोल्टेज मिला तो जो हमारा यह कॉइल होता है ना, कॉइल हमारा सेंटर की तरफ, केंद्र की ओर खींचता है।
तो जो हमारा कॉइल है, कॉइल आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब हमारा कॉइल पे हमें क्या, जब बोल्ट यहाँ पे आरोपित करेंगे तो यह सेंटर की ओर खींचेगा, सेंटर की ओर खींचेगा मतलब ऊपर को जाएगा, जो ऊपर को खींचेगा तो यह जो हमारा कॉइल है, कॉइल आर्मेचर सीट पे बैठा रहता है, तो कॉइल ऊपर की ओर खींचेगा तो आर्मेचर सीट से ऊपर उड़ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही हमने वोल्टेज प्रवाहित किया, हमारा कॉइल सेंटर की ओर आकर्षित हुआ, यह ऊपर की ओर से केंद्र की ओर खींचने लगा, यह दोनों क्या हुए, केंद्र की ओर खींच करके आने लगे, जिस वजह से यहाँ जो हमारा आर्मेचर था सीट से उठ करके ऊपर चला गया। और अब देखिए 1 नंबर से आए यहाँ पर, यहाँ से तो 2 नंबर से बाहर निकल गया, मतलब इसको जगह मिल गई। यहाँ पे आर्मेचर सीट पर बैठा हुआ है, इसका आर्मेचर क्या है, सीट पर बैठा हुआ है, तो जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, वाल्व बंद है, वाल्व को खोलना हुआ तो हमने क्या किया, वाल्व को खोलने के लिए तुरंत हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया तो सोलेनॉइड वाल्व हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा कॉइल होता है, कॉइल तुरंत अपने केंद्र की ओर आकर्षित होता है वोल्टेज प्रभावित होते ही। जैसे वोल्टेज आएगा या केंद्र की ओर प्रभावित होगा, जिससे आर्मेचर खींच करके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे यह खुल जाएगा और आसानी से यहाँ पे प्रभावित होने लगेगा। फिर जब हमें वाल्व को बंद करना है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बंद कर देंगे। जैसे सिग्नल बंद करेंगे, यह कॉइल यहाँ से वोल्टेज यहाँ से हटेगा और तुरंत कॉइल तुरंत गिरेगी, आर्मेचर आके दोबारा सीट पे बैठ जाएगा और यह वाल्व बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 1 से 2 नंबर में देखिए, जैसे ही ऊपर गया तो 1 से 2 में वायु का प्रवाह होने लगता है, ऊपर जाते क्या हुआ, 1 से 2 में वायु का प्रवाह, हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया और यहाँ पे न्यूमेटिक का काम होने लगा। तो यही हमारा बीच में सोलेनॉइड वाल्व का यही काम होता है, इस तरह से वाल्व को इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम में सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह एक कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर है। ठीक है, आपने पंचर की दुकानों पे देखा होगा, ऐसे टैंक बना होता है ना, और जनरेटर चालू करते हैं, इसमें एयर भरने लगती है और फिर आपके साइकिल में, आपकी कार में हवा भर जाती है, तो वही एयर कंप्रेसर है। तो इसमें पहले एयर इकट्ठा की जाती है। देखिए यहाँ पे नीचे जो है ना, ये ड्रेन वाल्व है, क्या है, नीचे हमारा ड्रेन वाल्व है। ड्रेन वाल्व का काम क्या होता है, देखिए सबसे नीचे होता है, जब इसमें हमारा क्या बार बार हवा भरते भरते उसमें छोटे मोटे कंक्रीट और कड़ वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, तो बाद में लोग यहाँ से ड्रेन करते हैं, जिससे कंक्रीट वगैरह का जो कड़ वगैरह इसमें टैंक के अंदर इकट्ठा हो गया उन्हें बाहर किया जा सके। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो होता है ना, यह वाला जो हिस्सा है यह इनलेट पोर्ट कहलाता है, और इस इनलेट पोर्ट होता है, और ऊपर जो होता है इनलेट वाल्व असेंबली होती है, और यहाँ पर ये लगा होता है क्या, चेक वाल्व। चेक वाल्व या एनआरबी दोनों एक ही चीज है, अभी मैंने बताया। चेक वाल्व या एनआरबी क्या होता है, वह एक ही साइड में हमारा प्रवाह को होने देता है, दूसरे साइड में नहीं, मतलब एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है। इसीलिए यहाँ पे चेक वाल्व क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये इनलेट वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट है ना, इनलेट पोर्ट है और इनलेट वाल्व है, और इसके ऊपर चेक वाल्व लगा दिया जाता है, ताकि जब यहाँ से हमारा क्या हो, इसके अंदर वायु अंदर आए, तो जब वायु अंदर आएगी तो क्या चेक वाल्व लगा होगा तो वायु को अंदर आने देगी, उस टैंक में भरने देगी। बट जैसे ही आप बंद करेंगे तो ऐसा ना हो कि भाई इस वाल्व से हमारी वायु बाहर निकल जाए, इसीलिए यहाँ पे चेक वाल्व लगा होता है कि यह एक ही दिशा में इधर से इधर अंदर तो आने देगी, पर अंदर से वायु जब मशीन बंद करने पे, भाई जब हम वायु को सक्शन कर रहे हैं तब वो अंदर आ रही है, पर जब मशीन को बंद करेंगे, कंप्रेसर को बंद करेंगे, अब वायु अंदर ना आए तो उस केस में पता चला टैंक से वायु से बाहर निकलने लगी। पर यहाँ पे चेक वाल्व लगा है, एनआरबी लगा है, तो एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देगा, वापस नहीं जाने देगा, इसलिए यहाँ चेक वाल्व लगाते हैं ताकि एक ही दिशा में प्रवाह हो। ठीक है, बाकी यही इसका पूछ रखा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा गेज होता है, क्या है हमारा गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर, जो कि इस टैंक में जो हमारी वायु इकट्ठी हो रही है तो उसका प्रेशर कितना उसको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, ये हमारा मोटर होता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो प्रेशर स्विच है, अभी मैं आगे फिगर दिखाऊंगा तो आपको सब क्लियर किया बताऊंगा, उसमें ज्यादा क्लियर फिगर दिखेगा। ये हमारा प्रेशर स्विच हो गया, ये कंप्रेसर फैन हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अनलोडर ट्यूब होती है, और ये जो होते हैं हमारे कूलिंग फैंस होते हैं, क्या होते हैं, कूलिंग फैन, या कहीं कहीं फिन्स भी बोल देता है, और यहाँ पे एयर फिल्टर लगा होता है। ये सारे पार्ट के नाम है। इधर देखिए डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज पोर्ट हो गया, और डिस्चार्ज वाल्व असेंबली हो गया। आगे मैं अभी फिगर दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे पूछा था इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर गेज कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जिसको पूछ रखा था। यहाँ देखिए ये यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा ना, बड़े बड़े आप क्लियर दिख रहे होंगे। आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपके सारे पार्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे। ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये इनलेट पोर्ट है, भाई ये टैंक है हमारा, ये क्या है, ये टैंक है। तो टैंक में हवा यहाँ ऊपर से भरी जाएगी, यहाँ पे ये इनलेट पोर्ट है देखिए, जिससे कि इसमें वायु अंदर जाएगी। इनलेट पोर्ट के जस्ट ऊपर हमारा क्या है, ये इनलेट वाल्व असेंबली है, और ये इनलेट वाल्व असेंबली में कौन सा वाल्व लगा हुआ है, तो चेक वाल्व लगा हुआ है। कौन सा वाल्व लगा हुआ है, चेक वाल्व। मैंने बताया चेक वाल्व की क्वालिटी है कि एक ही दिशा में प्रवाह, मतलब ये अंदर बाहर से अंदर वायु खींच करके पहुंचा देगा, लेकिन अंदर की वायु को बाहर नहीं जाने देगा। यही क्वालिटी चेक वाल्व की, एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देगा। उसके बाद यह कूलिंग फैंस लगे हुए जो ठंडा रखते हैं, कूलिंग फैंस, या फिर कहीं कहीं पे इसको फिन्स भी लिखता है। बाइक वगैरह में इस तरह से इंजन के पास में बना रहता था ठंडा करने के लिए उसको।
एयर फिल्टर यहाँ पे ये वाला एयर फिल्टर है, मैंने आपको बताया ही था। ये हमारा क्या है, कंप्रेसर फैन है, यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा होगा। ये हमारा प्रेशर स्विच है, देखिए प्रेशर स्विच का काम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा, ये मोटर है, मोटर चलेगा, कंप्रेसर फैन घूमेगा, यह वायु को खींच करके इसमें इकट्ठा करता रहेगा। पर जब टैंक में हमारा काम कैसे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पे एक प्रेशर गेज देखिए, जिसको क्वेश्चन में पूछा था, यही हमारा क्या है, प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज बार बार दिखाएगा इसमें कितना प्रेशर हो गया। जब हमारा काम भर प्रेशर हो जाए तो हम लोग अपना बंद कर देंगे मशीन को। या फिर प्रेशर स्विच भी लगा होता है कि जब इसमें प्रेशर हमें जितना चाहिए, जितना वायु चाहिए उतना इकट्ठा हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा, देखिए ये प्रेशर स्विच कहाँ है, ये प्रेशर स्विच यहाँ नीचे टैंक में कनेक्ट है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ दबाएगा, और जब प्रेशर स्विच क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा और मोटर बंद हो जाएगा। प्रेशर स्विच क्या करेगा, अपना डिस्कनेक्ट कर देगा, मोटर बंद हो जाएगा। या फिर यहीं पे देख रहे हैं, इसी के प्रेशर स्विच के जस्ट नीचे यहाँ पे है, इसको हम लोग सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ये देखिए हमारा सेफ्टी वाल्व है, ठीक है, ये क्या है हमारा सेफ्टी वाल्व है, ये वाला जो है सेफ्टी वाल्व है। इसका काम क्या है कि जब प्रेशर कभी ज्यादा बढ़ जाए, मान लीजिए प्रेशर स्विच काम नहीं किया, आप बंद करना भूल गए, आपने गेज प्रेशर पे ध्यान नहीं दिया, प्रेशर स्विच भी काम नहीं किया, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सेफ्टी वाल्व लगा होता है। ज्यादा प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा, सेफ्टी वाल्व यहाँ से खुल के बाहर निकल जाएगा और वायु जो है वह वायुमंडल में रिलीज हो जाएगी और टैंक हमारा फटने से बच जाएगा। क्लियर। बाकी ये देखिए डिस्चार्ज पोर्ट है और ये डिस्चार्ज वाल्व असेंबली है। ये हमारा टैंक मैंने आपको बताया था। ये ड्रेन वाल्व है, इसको ड्रेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है। मैंने आपको बताया था भाई हाइड्रोलिक, हाउ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोल, कि हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन का जो फोर्स हमें प्राप्त होता है वो कैसे कंट्रोल होता है, किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या यूज करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं। हम लोग बताए थे कि वो भी अगर अलग अलग बात आ जाए करने की तो फ्लूइड एनर्जी तो यूज किया जाता है दोनों में, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक में। अगर स्पेशली अलग अलग पूछे तो भाई जब हम वायु कंप्रेस्ड एयर या गैस यूज करेंगे तो न्यूमेटिक सिस्टम कहलाएगा, और जब हम लोग द्रव या पेट्रोलियम आधारित तेल यूज करेंगे तो हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाएगा। मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोग जहां पे भारी वर्क करना होता है, भारी वजन उठाना हो, वहां पे काम करते हैं। जहां पे हल्के कामों के लिए, हल्के वजन के लिए हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन किसके द्वारा होगा भाई, बाई एयर। एयर द्वारा किसका होता है, न्यूमेटिक वाला होता है ना, एयर द्वारा तो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। गियर द्वारा तो कोई मतलब है नहीं। बाय फ्लूइड, देखिए लिक्विड का या तेल का नाम कह लिया नहीं है तो ऑप्शन कौन सा मिल गया आपको, बाय फ्लूइड, तरल पदार्थों के द्वारा ही हम लोग हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, और हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।